एपिसोड 23। अपने अचंभे में लिन हुआन को तीव्र टकराव और दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। वह जागना चाहती थी, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोल सकी। अस्पष्ट रूप से उसने सोचा कि उसने किसी को उसके कानों में धीरे से उसका नाम पुकारते हुए सुना है। हुआन, उसे कौन बुला रहा था? लिन हुआन को आवाज परिचित लगी। उसने काफी देर तक इसके बारे में सोचा और आखिरकार उसे याद आया कि यह बाई दी की आवाज थी। क्या वह सपना देख रही थी? यदि हाँ, तो उसे उम्मीद थी कि सपना हमेशा कायम रहेगा। अल्पविराम। म्यू चियांग 9 शावकों को दिखाने लाया। मूल रूप से नग्न भेड़िया शावकों के बाल पहले से ही नर्म हो गए थे। वे फर की 9 गोल गेंदों की तरह दिखते थे। वे अपनी मां के पीछे पीछे घर में चुपचाप चले गए। ये बहुत ही मनमोहक दृश्य था। बाई दी ने भेड़िए के पिल्लों के दांत पीसने के लिए जर्की का एक बैग लिया। हुआन ने मांस को सुखाने से पहले उसे मसालों के साथ मैरिनेट किया था। ये सुगंधित था लेकिन थोड़ा सख्त था। भेड़िए के पिल्लों ने बड़े चाव से खाया। म्यू चियांग ने शयनकक्ष की ओर देखा और चिंतित होकर पूछा, क्या हुआन अभी भी बेहोश है? बाई दी ने सिर हिलाया। म्यू चियांग ने आह भरी। 3 दिन हो गए, वह जाग क्यों नहीं रही है? यदि केवल बूढ़ा जादू टोना करने वाला डॉक्टर अभी भी आसपास होता, उसे पता होगा कि क्या करना है। हालांकि बूढ़ा जादूगरनी दूसरी दुनिया में चली गई थी। उनके लिए जो कुछ बचा था वही टूटी हुई लाश थी। शुआंग यून पिछले कुछ दिनों से भेड़िया जनजाति के मामलों से निपटने में व्यस्त थे। उसे अपने कुल के लोगों के अवशेष इकट्ठा करने और ये देखने की जरूरत थी कि इस बार किसने अपना बलिदान दिया है। उसे गुफा में खून भी साफ करना था और हिसाब लगाना था कि जनजाति में कितना खाना बचा है। करने को बहुत सारी चीजें थीं। शुआंग यून बेहद व्यस्त थे। इन 3 दिनों में उसने ज्यादा आराम नहीं किया था। घर पहुंचने तक वह बेहद थका हुआ लग रहा था। म्यू चियान पहले ही अपने शावकों के साथ निकल चुकी थी। बाई दी हुआन को खाना खिला रही थी। उसने कुचले हुए फल हुआन के मुंह में डाल दिए। वह खा नहीं सकती थी, लेकिन वह उसे भूखा नहीं रख सकता था, इसलिए बाई डी ने सोर्सिंग लीफ फ्रूट के बारे में सोचा। यह महिला के शरीर के लिए बहुत पौष्टिक था, इससे उसे थोड़ी मदद मिलनी चाहिए। ठीक है। शुआंग यून अंदर आया और हुआन के चेहरे को बहुत देर तक देखता रहा। उसने अचानक पूछा, क्या वह सोती रहेगी और कभी नहीं उठेगी? बाई डी का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने पूर्ण निश्चितता के साथ कहा, वह जाग जाएगी। यह अज्ञात था कि ये शब्द शुआंग यून के लिए थे या उसके लिए। शुआंग यून ने बात करना बंद कर दिया। वह आगे बढ़ा और उसके माथे को चूमने के लिए अपना सिर नीचे किया। फिर उसने उसका गाल थपथपाया। हुआन, उठो। अल्पविराम। लिन हुआन अगली सुबह ही जागे। उसे भयानक सिरदर्द महसूस हुआ। बाई दी, जो बगल में सो रही थी, तुरंत जाग गई। उसने छोटी मादा को उठाया और घबराकर पूछा, तुम कैसी हो? क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? थोड़ी देर के बाद लिन हुआन अपने सिरदर्द से उबर गई और उसने कर्कश आवाज में पूछा, हम कहाँ हैं? ये हमारा घर है, क्या तुम्हें याद नहीं है? लिन हुआन ने चारों ओर देखा, फिर अपना सिर हिलाया और भौहें चढ़ा ली। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत सी चीजें भूल गया हूँ। बाई दी ने झट से पूछा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? लिन हुआन उसे बहुत देर तक घूरता रहा। बाई दी परेशान हो गई। क्या वह सचमुच उसके बारे में भूल गई थी? लिन हुआन अचानक मुस्कुराया। निस्संदेह आप मुझे याद हैं। तुम मेरे साथी हो, हमारे पास एक साथी अनुबंध है। बाई दी को राहत मिली। उसने हुआन की हथेली को दबाया और असहाय होकर कहा, शरारती लड़की। ये जानने के बाद कि हुआन जाग गया है, शांग यू तुरंत वापस चला गया। उसने हुआन को वहां जीवित बैठे देखा और तुरंत उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया, लेकिन उसका स्वर अभी भी पहले जैसा अहंकारी था। आखिरकार तुम जाग गए। यदि तुम नहीं जागते तो मैं जाग जाता। लिन हुआन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। तुम्हारे पास क्या होगा? मैंने तुम्हारे साथ संभोग किया होता। लिन हुआन तुरंत शर्मा गया। उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दी और उसके छोटे चांदी सफेद बालों को सहलाया। गुंडे, वह फुसफुसाए। बाई डी भी शामिल हुई और हुआन के गाल को चूमने के लिए अपना सिर नीचे किया। मैंने शोरबा बनाया, जब ये गर्म हो तो आओ और इसे पी लो। पिछले कुछ दिनों से बाई डी और शांग यून हुआन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उन्होंने बमुश्किल ठीक से खाना खाया। जब उन्हें भूख लगती तो वे कुछ झटपट खा लेते। जब उन्हें प्यास लगती थी तो वे बर्फ का गोला अपने मुंह में भर लेते थे। अब जब हुआन जाग गया था तो वे दोनों अंततः आराम कर सकते थे। उन्हें खाने की भी भूख थी। बाई दी का खाना बनाना बेहतर हो रहा था। सूप स्वादिष्ट था। उन तीनों ने जल्दी से सूप का पूरा बर्तन खत्म कर दिया। लिन हुआन ने उसके उभरे हुए पेट को छुआ और संतुष्टि की सांस ली। सौभाग्य से उन्होंने ये बर्तन हमसे नहीं छीना, अन्यथा हमें इतना स्वादिष्ट मांस सूप नहीं मिलता। बर्तन रसोई के कोने में रखा हुआ था। जब बाई डी और शांग यून लौटे तो उन्होंने देखा कि वह उल्टा हुआ था और धूल से ढका हुआ था। बाई डी ने कहा, वे नहीं जानते कि यह क्या है या इसका उपयोग कैसे करना है, इसलिए उन्होंने इसे नहीं लिया। यदि वे जानते कि यह कितना उपयोगी है तो ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के उन लालची लोगों ने निश्चित रूप से इसे छीन लिया होता। शांग यून ने अचानक कहा, हमें कल पहाड़ से नीचे जाना है। लिन हुआन बहुत आश्चर्यचकित था। क्यों? जनजाति में पर्याप्त भोजन नहीं है। रॉक माउंटेन पर नरसंहार के बाद गुफा में मौजूद सारा भोजन और जानवरों की खालें लूट ली गईं। अब हुआन के घर के तहखाने में केवल भोजन था, लेकिन यहाँ का भोजन 200 से अधिक जानवरों के लिए पर्याप्त नहीं था। सर्दी अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें सर्दी से बचने के लिए पर्याप्त भोजन खोजने का रास्ता खोजना था, नहीं तो उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। बाई डी ने शांग यू की ओर देखा और पूछा, क्या आप शिकार के लिए पहाड़ से नीचे जाने की योजना बना रहे हैं? बर्फ ने पहाड़ को सील कर दिया है और जंगल के जानवर छिप गए हैं और शीत निद्रा में चले गए हैं। आपके लिए शिकार को पकड़ना कठिन है। यदि आप कुछ पकड़ भी लें तो भी यह आप में से बहुतों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मुझे पता है, इसीलिए मैं शिकार करने नहीं जा रहा हूँ, मैं लूटने जा रहा हूँ। लिन हुआन खुद को पूछने से नहीं रोक सके, आप किसे लूटने की योजना बना रहे हैं? जिसने भी हमसे चुराया है हम उसे लूट लेंगे। आप ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति को लूटने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उनमें से कई हैं, हो सकता है कि आप उनके मुकाबले के न हो। ये काफी खतरनाक है। शांग यून की आंखें क्रूर थीं। चाहे ये कितना भी खतरनाक क्यों न हो, मुझे खाना वापस लाना ही होगा। इतना ही नहीं, मुझे उनसे बदला भी लेना है। उन्होंने हमारे रॉक वुल्फ जनजाति के कई सदस्यों को मार डाला। मैं निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं दे सकता।
लिन हुआन हुआ ने लैंग झू के अंतिम शब्दों को याद किया। सचमुच उन्हें बदला लेना था। वे अपने मृत कुलजनों को व्यर्थ मरने नहीं दे सकते थे। लिन हुआन हुआ ने अपनी गर्दन से भेड़िया दांत का हार उतार लिया और शुआंग यू को सौंप दिया। बूढ़े जादूगरनी ने मुझसे इसे तुम्हें देने के लिए कहा था। शुआंग यू ने वुल्फफैंग हार को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। वह अचानक खड़ा हुआ और चुपचाप घर से बाहर चला गया। लिन हुआन हुआन जल्दी से उठा और उसका पीछा किया। जब उसे शुआंग यून मिला तो उसने उसे गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठे और बाहर देखते हुए देखा। उसने उसकी रीढ़ की हड्डी कांपते और उसके कंधों को उठते गिरते देखा। लिन हुआन हुआन अपनी राह पर रुकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह जहां थी वहीं खड़ी रही और चुपचाप उसकी पीठ की ओर देखती रही। शुआंग यून जितना गौरवान्वित था, वह शायद नहीं चाहता था कि कोई उसे कमजोर देखे। उसने काफी देर तक इंतजार किया जब तक शुआंग यू की पीठ कांपना बंद नहीं हो गई। फिर वह चली गई और उसके पास बैठ गई। शुआंग यू की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई थी। यदि उसकी आंखों के कोनों पर लालिमा उसके रोने के निशान नहीं दिखाती तो लिन हुआन हुआ ने शायद सोचा होता कि वह यहाँ बैठा है और बर्फ को निहार रहा है। वह अभी भी अपने हाथ में भेड़िए के दांत का हार पकड़े हुए था। उसने कुछ सोचते हुए गुफा के बाहर बर्फ की मूर्तियों को देखा। भेड़ियों के सभी अवशेष गुफा के प्रवेश द्वार पर रखे गए थे। बर्फ उन पर गिर गई थी जिससे वे बर्फ की मूर्तियों में जम गए थे। ये बताना असंभव था कि कौन कौन था। कई दिनों के बाद भी उनकी लाशों में सड़न का कोई लक्षण नहीं दिखा। लैंग झू के अवशेष उनमें से थे। लंबे समय के बाद हुआन हुआ ने शुआंग यू की कर्कश आवाज सुनी। मेरे पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। जिस मादा ने मुझे जन्म दिया है वह केवल आनंद लेना जानती है। उसे मेरी जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे शिकार करना सीखने के लिए वयस्कों के पीछे चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में क्योंकि मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं था, मैं लापरवाह था और मेरे पैर को एक जंगली जानवर ने काट लिया था। मुझे वापस ले जाया गया, लेकिन महिला ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो अब भी मजे ले रही थी। मैं केवल अपने कमरे में अकेले छिप सकता था और हर दिन घाव को सड़ते हुए देख सकता था। मुझे अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी लाश जैसा महसूस हुआ। वह अचानक अपने आप पर हंसा। उसकी गहरी हरी आंखें पाले से ढकी हुई और बेजान लग रही थी। लिन हुआन हुआन पहले से ही अहंकारी शुआंग यून का आदी था। जब उसने उसकी अभिव्यक्ति देखी जो निराशा के करीब थी, तो उसे लगा जैसे उसका दिल किसी चीज से अवरुद्ध हो गया हो। वह उसका हाथ थामने से खुद को रोक नहीं सकी। शुआंग यून अपनी अंधेरी यादों से जाग उठा। उसने देखा कि छोटी मादा उसे चिंता से देख रही थी और उसका दिल गर्म हो गया। उसका ठंडा और उदास मुंह तुरंत दूर हो गया। उसने अवसर का लाभ उठाते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके गोरे चेहरे को चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उन्होंने आगे कहा, मैं घायल हो गया था और अब शिकार में भाग नहीं ले सकता था। मैं घर का बचा हुआ सारा खाना खा चुका था। मैं केवल भूखे पेट ही मृत्यु का स्वागत कर सकता हूँ। लिन हुआन हुआ ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और अपनी ठुड्डी को ऐसे रगड़ा जैसे कोई छोटा खरगोश किसी बड़े बुरे भेड़िए को सांत्वना दे रहा हो। शुआंग यून ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को छुआ। बाद में बूढ़े ओझा को पता चला कि मैं घायल हो गया था। उन्होंने मेरी चोटों का इलाज किया और मुझे खाना दिया। फिर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे शिकार करना सिखाया। वह मेरे गुरु और पिता दोनों समान थे। उनकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने ये भी योजना बनाई कि भविष्य में जब वह चलने फिरने के लिए बहुत बूढ़ा हो जाएगा तो मैं उसकी मृत्यु तक उसकी अच्छी देखभाल कर सकूंगा। हालांकि मुझे उससे इतनी जल्दी जाने की उम्मीद नहीं थी। वह इतना अधीर क्यों था? अंत में वह मदद नहीं कर सका लेकिन फिर से रोने लगा। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपना चेहरा लिन हुआन हुआन की गर्दन में दबा दिया। लिन हुआन हुआन को लगा कि उसकी गर्दन गीली हो रही है। उसने धीरे से शुआंग यून की पीठ पर हाथ फेरा जैसे कि वह किसी बड़े कुत्ते को सहला रही हो जो घायल हो गया था। क्रिस्टल साफ बर्फ की मूर्तियां रात में सड़क के अंत में नायकों की तरह अकेली और उदास खड़ी थी। शुआंग यून जनजाति के जानवरों के साथ ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति से निपटने की योजना पर चर्चा करने गए थे। वह काफी देर तक वापस नहीं लौटा। लिन हुआन हुआन ने उसकी भौहें देखी और अस्थायी रूप से पूछा, चर्चा कैसी रही? ये ठीक नहीं हुआ। यही अपेक्षित था। आखिरकार ब्लैक रिवर जनजाति की संख्या रॉक वुल्फ जनजाति से 3 गुना अधिक थी। उनसे निपटना निश्चित तौर पर आसान नहीं होगा। लिन हुआन हुआन ने धीरे से कहा, पहले कुछ खाओ। हम बाद में समाधान के बारे में सोचने में आपकी मदद करेंगे। शुआंग यू ने उसके आज्ञाकारी और प्यारे रूप को देखा। वह उसके मुंह के कोने को छूने के लिए अपना सिर नीचे किए बिना नहीं रह सका। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, उसने उसका चेहरा खींच लिया और ऐसे दिखाया कि कुछ हुआ ही नहीं। वह तेजी से घुमा और चला गया। लिन हुआन हुआन ने उसे भागते हुए देखा और हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह आदमी इतना अजीब क्यों है? रात के खाने के बाद शुआंग यून वापस जाने के लिए तैयार हो गया और दुश्मन से कैसे निपटना है इसके बारे में सोचना जारी रखा। लिन हुआन हुआन ने उसका रास्ता रोक दिया। आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्या हम एक साथ किसी योजना पर चर्चा करने के लिए सहमत नहीं थे? शुआंग यून 2 बार कराह उठा। हुआन हुआन को इसमें शामिल होने देने का उनका कोई इरादा नहीं था। वह अभी एक गंभीर बीमारी से उभरी थी और उसे आराम की जरूरत थी। वह खुद को थका नहीं सकती थी। लड़ना तो मर्दों का काम था। उसकी छोटी मादा को बस घरेलू जीवन का आनंद लेना था। अंत में बाइडी ने कहा, वास्तव में आप ये राउंड नहीं हार सकते। हालांकि ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति को संख्या में बढ़त हासिल है, लेकिन वे एकजुट नहीं है। जब तक हम उन्हें थोड़ा सा विभाजित करते हैं, हम उन्हें एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर सकते हैं। शुआंग यून ने तुरंत उसकी ओर देखा। आपके मन में क्या है? चलो बैठो और बात करो। बाइडी भेड़िया जनजातियों के मामलों में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति इस बार बहुत दूर चली गई थी। यदि हुआन हुआन की चतुराई नहीं होती तो घर लौटने पर उसका अपहरण कर लिया गया होता। वह किसी को भी नहीं जाने देगा जिसने हुआन हुआन को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। बाइडी ने आगे बढ़ने से पहले शुआंग यून और हुआन हुआन के बैठने का इंतजार किया। ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति 14 अलग अलग आकार के समूहों से बनी है। 2 सबसे मजबूत समूह वुल्फ कबीला और जंगली घोड़ा कबीला हैं। जहां तक मुझे पता है, वाइल्ड हॉर्स कबीले और वुल्फ कबीले के बीच हमेशा मनमुटाव रहा है। यदि हम ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति से निपटने के लिए वाइल्ड हॉर्स ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, तो हमारी सफलता की संभावना बहुत अधिक होनी चाहिए। लिन हुआन हुआन धीरे से बुदबुदाया, एक मांस खाता है जबकि दूसरा घास खाता है। ये दोनों स्वाभाविक शत्रु हैं। अगर उनका रिश्ता अच्छा है तो यह अजीब होगा। बाइडी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। पिछले वसंत में जंगली घोड़ों ने ढेर सारे शावकों को जन्म दिया। अंत में उनमें से 1 दर्जन को लालची भेड़िया जानवरों ने चुरा लिया और दोनों पक्षों में इस पर जमकर लड़ाई हुई।
दुर्भाग्य से उनमें लगभग समान ताकत थी। काफी देर तक लड़ने के बाद भी कोई विजेता नहीं बना। अंत में जंगली घोड़े ही इसे सहन कर सके। उसने धीरे से कहा, ये सर्दी जल्दी बीत जाएगी। जंगली घोड़े निश्चित रूप से दोबारा बच्चे देंगे। क्या आपको लगता है कि वे चिंतित होंगे कि भेड़िया कबीले के जानवर उनके शावकों पर फिर से हमला करने के लिए उसी चाल का उपयोग करेंगे? एक बार कांटा हुआ दोबारा चौकन्ना। जंगली घोड़े के कबीले को एक बार पीड़ित होने के बाद वे निश्चित रूप से भेड़ियों को दोबारा अपने शावकों के पास नहीं जाने देंगे। हालांकि वे भेड़ियों से अपनी रक्षा कैसे कर सकते थे? जंगली घोड़ों के लिए अपने शावकों की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका वुल्फ कबीले को ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति से पूरी तरह बाहर निकालना था। शांग यून ने एक पल के लिए सोचा, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन एक समस्या है। हम वाइल्ड हॉर्स कबीले को हमारे साथ सेना में शामिल होने के लिए कैसे सहमत कर सकते हैं? भले ही वाइल्ड हॉर्स कबीला ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति से नाखुश था, फिर भी वे रॉक वुल्फ जनजाति पर भरोसा नहीं कर सकते थे। आखिरकार रॉक वुल्फ जनजाति भी एक भेड़िया जनजाति थी। उनकी दृष्टि में सभी मांसाहारी समान रूप से घृणित थे। बाइडी ने कहा, स्थायी दुश्मन जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल स्थायी हित हैं। यदि हम उन्हें पर्याप्त दें तो हम उन्हें अपना सहयोगी बना सकते हैं। शांग यून विचारशील लग रहा था। आपका क्या मतलब है? बाइडी ने एक काले रत्न का पेंडेंट निकाला। जब आप जंगली घोड़े के कबीले के नेता को देखें तो उसे इसे दिखाएं। शांग यून और हुआन हुआन की निगाहें एक ही समय में रुक गईं। शांग यून बहुत आश्चर्यचकित था। यह एक उच्च स्तरीय काला क्रिस्टल है। क्या ये केवल उच्च स्तरीय पशु शहरों में ही दिखाई नहीं देता? आपके पास इतना कीमती क्रिस्टल कैसे है? बाइडी ने कहा, इसे हुआन हुआन द्वारा वापस लाया गया था। शांग यून ने तुरंत हुआन हुआन की ओर देखा, जो भ्रमित लग रहा था। उसे काले रत्न वाला पेंडेंट बहुत परिचित लगा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि यह कैसे बना। अपनी बीमारी के कारण वह उस स्मृति को भूल गई, लेकिन वृत्ति ने उसे बताया कि काले पत्थर का पेंडेंट उसके लिए महत्वपूर्ण था। वह इसे त्याग नहीं सकती थी। लिन हुआन हुआन खुद को पूछने से नहीं रोक सके, क्या आप इस पेंडेंट का उपयोग समाप्त करने के बाद मुझे वापस कर सकते हैं? बाइडी तुरंत सहमत हो गई। बिल्कुल, ये तुम्हारा है, इसे कोई नहीं ले सकता। लिन हुआन हुआन को राहत मिली। जब तक पेंडेंट उसे लौटाया जा सकता था। बाइडी ने शांग यून से कहा, वाइल्ड हॉर्स कबीले के नेता को बताएं कि रॉक वुल्फ जनजाति में मूल रूप से इस तरह के कई उच्च स्तरीय काले क्रिस्टल थे, लेकिन वे सभी ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति द्वारा छीन लिए गए थे। यदि जंगली घोड़ा कबीला हमारे साथ सहयोग करता है तो हम उन्हें काले क्रिस्टल देंगे। लिन हुआन हुआन ने ध्यान से पूछा, लेकिन हमारे पास इतने सारे काले क्रिस्टल नहीं हैं। इसके बाद हमें जंगली घोड़ों को क्या देना चाहिए? बाइडी मुस्कुराई। उन्हें इसके बारे में ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति से पूछना होगा। आखिरकार ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति ने काले क्रिस्टल चुरा लिए। केवल वे ही जानते हैं कि वे कहाँ छिपे हैं। इसका हमसे क्या लेना देना है? लिन हुआन हुआन को तुरंत लगा कि उसके सामने ये सुंदर और सौम्य लड़का वास्तव में दुष्ट था। ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति कभी भी स्वयं को संदेह से मुक्त नहीं करेगी। शांग यून ने तुरंत निर्णय लिया, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अल्पविराम। शांग यून ने बर्फ का सामना किया और चुपचाप जंगली घोड़ों के नेता को खोजने के लिए पहाड़ से नीचे उतर गया। शांग यून का सहयोग का सुझाव थोड़ा आकर्षक था, लेकिन अंत में वाइल्ड हॉर्स कबीले के नेता ने इनकार कर दिया। हालांकि ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति बहुत घृणित थी, रॉक वुल्फ जनजाति दयालु नहीं हो सकती थी। जंगली घोड़े का कबीला सामने के दरवाजे से बाघ को भगाना और पीछे से भेड़ियों को लाना नहीं चाहता था। शांग यून को लंबे समय से दूसरे पक्ष से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। उसने शांति से काले रत्न का पेंडेंट निकाल लिया। ये देखो। जब वाइल्ड हॉर्स कबीले के नेता ने काले रत्न वाले पेंडेंट को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने चौंक कर पूछा, एक उच्च स्तरीय काला क्रिस्टल, आपके पास इतना कीमती क्रिस्टल कैसे है? मूल रूप से हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति द्वारा छीन लिए गए। यदि आप हमारे साथ सहयोग करने को इच्छुक हैं तो वे सभी काले क्रिस्टल आपके होंगे। मुझे बस वह सामान वापस लेना है जो छीन लिया गया है। आप क्या सोचते हैं? वाइल्ड हॉर्स कबीले के नेता की नजरें काले रत्न पेंडेंट पर टिकी थी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन निगल गया। यदि ऐसे बहुमूल्य क्रिस्टल वाइल्ड हॉर्स कबीले के स्वामित्व में हो सकते हैं तो वाइल्ड हॉर्स कबीला निश्चित रूप से इस भूमि पर सबसे शक्तिशाली कबीला बन जाएगा। भविष्य में वे जानवरों के शहरों से सभी प्रकार की दुर्लभ सामग्रियों के बदले में काले क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं। वे जानवरों के शहर में रहने की योग्यता भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। उस दृश्य के बारे में सोचने मात्र से जंगली घोड़े कबीले का नेता उत्साहित हो गया। उसने अपने दांत पीस लिए और शांग यून के सुझाव पर सहमति व्यक्त की। हम साथ मिलकर काम करेंगे। शांग यून ने काला रत्न पेंडेंट वापस ले लिया और मुस्कुराया, एक बुद्धिमान विकल्प। शांग यून रॉक माउंटेन पर लौट आया और लिन हुआन हुआन को काले रत्न का पेंडेंट लौटा दिया। लिन हुआन हुआन ने सावधानी से पेंडेंट को अपनी गर्दन के चारों ओर लटका लिया। उसने काले रत्न को धीरे से छुआ और सोचती रही कि उसे यह पेंडेंट कैसे प्राप्त हुआ। लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम प्रॉम्प्ट अचानक उसके दिमाग में गूंज उठा। एक विशेष मिशन शुरू करने के लिए मेजबान को बधाई। कृपया 5 अलग अलग रंगों के क्रिस्टल एकत्र करें। मिशन पूरा होने के बाद मेजबान को एक विशेष इनाम मिलेगा। लिन हुआन हुआन स्तब्ध रह गया। ये पहली बार था जब उसने एक विशेष मिशन शुरू किया था। सिस्टम द्वारा उल्लिखित विशेष इनाम क्या था? ये बहुत प्रभावशाली लग रहा था। लिन हुआन हुआन ने तुरंत शांग यून से पूछा, क्या इन क्रिस्टल को प्राप्त करना मुश्किल है? छोटी मादा की चमकती आंखों को देखकर शांग यून को विशेष रूप से खुशी महसूस हुई। यदि वह अपने मूल रूप में होता तो उसके पीछे भेड़िए की पूंछ अवश्य हिल रही होती। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। क्रिस्टल एक विशेष ऊर्जा रत्न है। आत्मिक जानवर खुद को मजबूत करने के लिए क्रिस्टल से ऊर्जा अवशोषित कर सकते हैं। लगभग सभी खदानें जो क्रिस्टल का उत्पादन कर सकती हैं, उन पर पशु शहरों का नियंत्रण है। सामान्य जनजातियों के लिए क्रिस्टल प्राप्त करना बहुत कठिन है। लिन हुआन हुआन निराश हुए बिना नहीं रह सका। तो क्या मेरे लिए अलग अलग रंगों के 5 क्रिस्टल इकट्ठा करना बहुत मुश्किल नहीं होगा? आपको इतने सारे क्रिस्टल क्यों चाहिए? लिन हुआन हुआन हकलाया और उत्तर नहीं दे सका। ये देखकर कि उसने कुछ नहीं कहा, शांग यून ने पूछना जारी नहीं रखा। उसने लापरवाही से जानवरों की खाल का थैला उसकी ओर फेंक दिया। इसे ले। लिन हुआन हुआन ने जल्दी से छिपा हुआ बैग पकड़ लिया। उसने बैग खोला और अंदर 10 से अधिक क्रिस्टल देखे। वे सभी नाखून के आकार के पारदर्शी रंगहीन क्रिस्टल थे। लिन हुआन हुआन ने धीरे से पूछा, क्या ये भी क्रिस्टल हैं? सिस्टम ने जवाब दे दिया, हाँ। शांग यून को लगा कि वह उससे बात कर रही है, इसलिए उसने छींक मारी।
बेशक वे क्रिस्टल हैं। रंगीन क्रिस्टल बहुत दुर्लभ होते हैं। जनजातियों के बीच प्रचलित अधिकांश मुद्राएं रंगीन क्रिस्टल से पॉलिश किए गए क्रिस्टल सिक्के हैं। लिन हुआन को अचानक याद आया कि जब वह बाईदी के साथ बाजार गई थी तो बाईदी ने कई चीजें खरीदने के लिए क्रिस्टल सिक्के निकाले थे। ये पता चला कि क्रिस्टल सिक्के पैसे के बराबर थे। लिन हुआन ने एक क्रिस्टल सिक्का निकाला और जानवरों की खाल का बैग श्वांग यू को लौटा दिया। मुझे केवल एक क्रिस्टल चाहिए, श्वांग यू ने भौहें सिकोड़कर कहा। मैं तुम्हें जो देता हूँ ले लो। साथ ही ढूंढने के बाद दूसरे परिवारों के पुरुष अपनी सारी संपत्ति महिलाओं को सौंप देते थे। इसका मतलब यह था कि वे एक परिवार बन गए थे और उनकी सारी संपत्ति महिलाओं की होगी। इससे पहले श्वांग यू ने पहले ही अपना सारा खाना और खाल हुआन के घर के तहखाने में रख दिया था। केवल ये क्रिस्टल सिक्के ही हमेशा उसके पास रहते थे। चूंकि वह उन्हें पसंद करती थी इसलिए वह वे सब उसे दे देता था। लेकिन हुआन ने उसके क्रिस्टल सिक्के लेने से इनकार कर दिया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास बहुत कम क्रिस्टल सिक्के थे? श्वांग यू ने तुरंत कहा, जब वसंत आएगा तो मैं निश्चित रूप से बहुत सारे शिकार करने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं उन सभी शिकारों को क्रिस्टल से बदल दूंगा। आप जितने चाहे उतने मुझे मिल सकते हैं। लिन हुआन ने जल्दी से अपना हाथ लहराया। कोई जरूरत नहीं है, वे आपके शिकार हैं, आप उन्हें अपने पास रख सकते हैं। श्वांग यून तुरंत दुखी हो गया। क्या तुम मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हो? उसकी चकाचौंध से लिन हुआन के बाल खड़े हो गए। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं, यदि आप मुझे नीची दृष्टि से नहीं देख रहे हैं तो आप मेरी चीजें स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं हैं? लिन हुआन को उसका मतलब समझ नहीं आया और वह जवाब नहीं दे सका। ये देखकर कि वह चुप थी, श्वांग यून को अपने अनुमान पर और भी अधिक यकीन हो गया। वह इतना क्रोधित था कि वह पीछे मुड़ा और चला गया। वह इतनी तेजी से भागा कि लिन हुआन उसे पकड़ नहीं सका। उसके पास क्रिस्टल सिक्कों का थैला दूर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने उन्हें अच्छी तरह से रखने और भविष्य में पैसे की आवश्यकता होने पर श्वांग यून को वापस करने की योजना बनाई।